है कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा होनी है आज। सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और शाम 5 बजे एसोसिएशन की बैठक होने वाली है। बैठक में सदस्यों के साथ खेल संघ और प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बैठक में खेल बजट को लेकर चर्चा हो सकती है, तो वहीं ऑडिट और खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग देने पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा आज होनी है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी और सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। एसोसिएशन की इस बैठक में सदस्यों के साथ खेल संघ और प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में खेल बजट को लेकर चर्चा हो सकती है, साथ ही साथ ऑडिट और खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग देने पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, हर बार हर साल जो है इसकी बैठक होती है छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की, और वार्षिक आम सभा आज होने वाली है साल 2025 की, और शाम 5 बजे सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी कोमल साहू लाइव जुड़ गया। कोमल, देखिए, खेल के क्षेत्र में हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है, तो ये जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा संभव और क्या फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए प्रतिज्ञा, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को कैसे नया मंच दिया जाए, आज यही इस बैठक और आम सभा में चर्चा होने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार लगातार बस्तर ओलंपिक करा रही है। बस्तर के लोगों को, बस्तर के खिलाड़ियों को कैसे नया मंच दिया जाए, कैसे देश दुनिया में जो खिलाड़ी है वो प्रदेश का नाम रोशन करे, यही कारण है कि आज आम सभा की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। यह बैठक करीब शाम 5 बजे शुरू होगी, जिसमें खेल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं और जो ओलंपिक एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। कुल मिलाकर इस बैठक में आगामी दिनों में खिलाड़ियों को किस तरीके से मंच प्रदान करना है, खिलाड़ियों के लिए किस तरीके से आर्थिक बजट जो है वो मजबूत करना है, इस पर यही चीज़ चर्चा होने वाली है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत दिनों हो गया है कि ओलंपिक में यहाँ के खिलाड़ी नहीं जा रहे, तो यहाँ के खिलाड़ियों को कैसे ओलंपिक तक का सफर कराया जाए, यहाँ के खिलाड़ी कैसे बेहतर प्रदर्शन करें, इस पर आज चर्चा होने वाली है। कि किस तरह से लगातार जो छत्तीसगढ़ सरकार है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है, और इसी में अब ओलंपिक में भी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी जाने वाले हैं, और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक होगी। खिलाड़ियों को राहत भी कहीं ना कहीं इसमें मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। खूब इधर जेएसजेबी पुरस्कार में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि सामने आई है। जल संचय और जन भागीदारी में रायपुर को प्रथम स्थान मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है, और डिप्टी सीएम अरुण साहू ने प्रदेशवासियों को इससे लेकर बधाई दी है। प्रदेश में जल संचय से जुड़े 4,05,563 कार्य पूर्ण हुए हैं। रायपुर नगर निगम ने जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। 33,082 कार्यों को पूर्ण कर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है। जिला स्तर पर प्रदेश के कई जिलों का भी सम्मान हुआ है। तो देखिए, जेएसजेबी पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि मिली है। जल संचय और जन भागीदारी में रायपुर को प्रथम स्थान मिला है, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। और वहीं छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि वरिष्ठ आईएएस विकासशील गुप्ता नए मुख्य सचिव होंगे। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं विकासशील गुप्ता, और छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव के रूप में वो कार्यरत होने वाले हैं। विकासशील गुप्ता अमिताभ जैन की जगह लेंगे, और 30 सितंबर को अमिताभ जैन रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह लेने वाले विकासशील गुप्ता। और बड़ी बात यह है कि विकासशील गुप्ता ने 4 सीनियर आईएएस अधिकारियों को सुपरसीड किया है, और 4 जो उनसे सीनियर हैं उनके बाद भी अब ये जिम्मेदारी जो है वो विकासशील गुप्ता को दी गई है। तो देखिए, अमिताभ जैन 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, और उसके बाद उनकी जगह विकासशील गुप्ता लेने वाले हैं। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं विकासशील गुप्ता, और वो छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी गई है। पूर्व आईएएस निरंजन दास और यश पुरोहित की रिमांड बढ़ाई गई है। ईओडब्ल्यू दोनों से पूछताछ करेगी। आरोपियों से आमने सामने पूछताछ की जाएगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है, और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी गई है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी रिमांड बढ़ा दी गई। पूर्व आईएएस निरंजन दास और यश पुरोहित की रिमांड बढ़ाई गई है। ईओडब्ल्यू दोनों से पूछताछ करने वाली है, और दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ के हुए शराब घोटाले की जांच लगातार जारी है। ईओडब्ल्यू और ईडी शराब घोटाले मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। तो इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के शराब घोटाले मामले में निर्देश सुनने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस घोटाले पर, और क्यों प्रदेश में इसे लेकर सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है, आप इस रिपोर्ट में देखिए।
शराब घोटाले की जांच सीमित समय में पूरी करें। ईओडब्ल्यू, एसीबी 3 महीने और ईडी के पास 2 महीने का वक्त है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शराब घोटाले की जांच कर रही एजेंसियों के लिए है। कांग्रेस की सरकार रहते प्रदेश में हुए 3200 करोड़ के शराब घोटाले को सुप्रीम कोर्ट जल्द निपटाना चाहता है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को 3 महीने में इसकी जांच पूरी करने की बात कही है। ईओडब्ल्यू और एसीबी को 3 महीने तो ईडी को 2 महीने का वक्त दिया गया है। ईओडब्ल्यू जो है वो 2 महीना और एक्साइज है 3 महीने के अंदर जो जांच चल रही है उसको फाइनल करके कंप्लीट करके फाइनल चार्जशीट जो पेश करेगी। माननीय उच्च न्यायालय में जब बहस चल रही थी चेतन बघेल जी की, उसमें भी सरकार की तरफ से रखा गया कि सब हम 3 महीने के भीतर हम विवेचना पूर्ण कर रहे हैं और चार्जशीट पेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये सबसे बड़ा शराब घोटाला है जो 2019 से 2022 के बीच कांग्रेस की सरकार रहते हुआ था। भूपेश बघेल की सरकार में 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर गंभीर आरोप लगे, जिसके कारण वो जेल में बंद है। नेता अधिकारियों ने सिंडिकेट बनाकर घोटाला किया। नकली होलोग्राम लगाए बिना टैक्स की शराब देकर ये घोटाला किया गया। कई पूर्व अधिकारी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे भी हिरासत में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। शराब घोटाले में 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी जेल की हवा खा रहे हैं। कई कारोबारी भी जांच एजेंसी की हिरासत में हैं, तो कई लोगों के नाम भी सामने आने अभी बाकी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे जल्द निपटाने के आदेश दे दिए हैं, तो सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस इस घोटाले को साजिश बता रही है। ये जो शराब घोटाला है ये ईडी, सीबीआई, आईटी और ईओडब्ल्यू के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लिखी गई एक छद्मपट कथा है। सारा प्रदेश जानता है कि कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने इस षड्यंत्र को रचा है। तत्कालीन सरकार के खिलाफ इनके पास कुछ नहीं था, केंद्र सरकार का दुरुपयोग किए। अब देखिए कि आने वाले समय में अदालत में ये मामला पूरी तरीके से पिटेगा। जब से हमारी सरकार बनी है तो चाहे वो हमारा शराब घोटाला हो, चाहे पीएससी घोटाला हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के भ्रष्टाचार हो, हर पे कार्रवाई हो रही है। तो निश्चित ही जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो हमारी सरकार और तीव्र गति से कार्रवाई करेगी और लगातार कार्रवाई कर भी रही। शराब घोटाले पर सियासत नई नहीं है। 2023 के सत्ता परिवर्तन से पहले बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, जिसने बीजेपी को चुनाव जिताने में भी अहम भूमिका निभाई। बीजेपी की सरकार बनते ही अलग अलग जांच एजेंसियों ने शराब घोटाले की जांच तेज की, लेकिन पिछले 3 साल से इस मामले की जांच चल रही है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में इस केस को निपटाने के आदेश दिए। लेकिन क्या 90 दिन में ये जांच पूरी हो पाएगी और आरोपियों को सजा होगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। इधर बलरामपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मेडिकल संचालक की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। 10 साल के बच्चे की जान चली गई है। मेडिकल संचालक की लापरवाही से घुटने में घाव का इलाज कराने के लिए परिजन लेकर गए थे बच्चे को, और गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई है। बलरामपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां पर मेडिकल संचालक की लापरवाही उजागर हुई है। 10 साल के बच्चे को गलत इंजेक्शन मेडिकल संचालक ने लगा दिया है, जिससे 10 साल के बच्चे की जान चली गई है। बच्चे को घुटने में घाव हुआ था और इसी का इलाज कराने के लिए परिजन उसे लेकर गए थे, और गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चे की तबीयत बिगड़ी और आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया और मासूम की मौत हो गई है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी दिनेश आयाम फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। दिनेश, बताइएगा कि आखिर क्या है पूरा मामला और मेडिकल संचालक पर किस तरह से कार्रवाई होगी? ये प्रतिज्ञा मैं बता दूं कि मेडिकल को फिलहाल तो जैसे शिकायत हुई है उसे सील कर दिया गया है। वहीं जो मृतक बच्चा है अनमोल एक का, वो मात्र 10 वर्ष का था, जिसके घुटने में चोट थी। और ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटना कुछ महीना पहले भी आपने देखा होगा कि शंकरगढ़ में एक लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के नाम पे वहां पर भी हुई थी। वहां पर भी एक अधीक्षिका थी, उसका भी जब तबीयत खराब हुआ था, उसका बीपी हाई हुआ था, तो वहां पे एक गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हो गई थी। उसी तरह वही घटना दोबारा बलरामपुर में घटी है, जबकि 10 वर्षीय जो अनमोल एक्का है उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस तो इस मामले में बोल रही है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और पोस्टमार्टम यही बलरामपुर में कराया गया बच्चे का। बच्चे की मौत जबकि
अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में हुई थी, वहां पहुंचकर। और अभी बता दूं कि भाई जो पुलिस है वो कह रही है कि भाई जैसे ही हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी उसके बाद ही हम आगे कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। जरूरी भी है कि झोला छाप डॉक्टरों पर, इस तरह के लापरवाह मेडिकल संचालकों पर कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम अपडेट के लिए। इधर बलरामपुर में जेई के साथ मारपीट की गई है। विद्युत कर्मचारी पर हमला किया गया और बिजली की समस्या को लेकर युवक भड़क गए। 7 से 8 लोगों ने जमकर जेई की पिटाई कर दी। थाने पहुंचकर मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है। हिरासत में है आरोपी और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बलरामपुर में जेई के साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि विद्युत कर्मचारी पर हमला किया गया। बिजली की समस्या को लेकर युवक भड़क उठे और 7 से 8 की संख्या में लोगों ने मिलकर जेई की पिटाई कर दी। और इसके बाद ये पूरा जो मामला है वो थाने पहुंचा, जहां पर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर बेमेतरा से है, जहां हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। गांव के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। नाबालिग आरोपी निकला है। गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और आरोपी को सौंपने की मांग कर रहे हैं, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती इलाके में कर दी गई है। तो देखिए, बेमेतरा में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। गांव के युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है और अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई, जो आरोपी है वो नाबालिग है। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है, आरोपी को सौंपने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिला। इधर दुर्ग में महिला के मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सुपारी देकर महिला की हत्या कराई गई थी। आरोपियों ने कई लोगों को नौकरी के नाम पर भी ठगा था। तो देखिए, दुर्ग में महिला के मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है और इस मर्डर केस में नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सुपारी देकर महिला की हत्या कराई गई थी और लोगों को नौकरी के नाम पर भी इन आरोपियों ने ठगा है। यानी कि कुल 6 आरोपी हैं। महिला के मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सुपारी देकर महिला की हत्या करवाई गई थी। एक नाबालिग समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इधर पेंड्रा गौरेला में हुए जघन्य हत्याकांड के आरोपी दुर्गेश प्रजापति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 26 जून 2024 को गौरेला के स्टेट बैंक के पास भरे बाजार में दिन दहाड़े युवती रंजना यादव की चाकू से निर्मम हत्या के मामले में ये फैसला आया और आरोपी ने रंजना पर 10 से ज्यादा बार चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली थी और घटना के बाद मौके से फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चिचगोहना पुल के पास नाकाबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राजनांदगांव के प्राचीन शीतला माता मंदिर के सामने सर्व हिंदू समाज ने लव जिहाद के मुद्दे पर एक स्थल झांकी का आयोजन किया, जिसने शहर में विवाद और चर्चा का माहौल गरमा दिया है। इस झांकी में दिखाया गया कि कैसे एक मुस्लिम युवक कथित रूप से हिंदू लड़की को प्रेम के जाल में फंसाता है और धर्म बदलने का दबाव बनाता है और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। झांकी में एक युवक को हिंदू नाम और पहचान के साथ लड़की से दोस्ती करते दिखाया गया है, जो धीरे धीरे उसे भावनात्मक रूप से बांधकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालता है। खबर खैरागढ़ से है, जहां पर गौ सेवकों ने बड़ा आंदोलन किया। जय स्तंभ चौक से कलेक्ट्रेट तक गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो जैसे नारे गूंजते नजर आए। गौवंश की सुरक्षा और अलग गौ मंत्रालय की स्थापना की मांग को लेकर सैकड़ों गौ सेवक सड़कों पर उतरे और प्रशासन को कड़ा अल्टीमेटम दिया। गुरुवार को खैरागढ़ में गौ प्रेमियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और उनका कहना था कि गौवंश को संवैधानिक रूप से राज्य माता का दर्जा मिले और गौ मंत्रालय बनाया जाए। जय स्तंभ चौक पर गौ हत्या बंद करो, गौ हत्यारों को फांसी दो जैसे नारे लगाए गए। कि छत्तीसगढ़ सरकार शासन के बाद केवल और केवल 1 महीने का समय है। 24, 25, 26 अक्टूबर को भारत देश के सभी गौ सैनिक, महान गौ ऋषि, महान संत साधु महात्मा एकत्रित होने जा रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। उद्देश्य केवल और केवल गौ माता राज्य माता यानी पृथक गौ मंत्रालय के 9 बिंदु। इधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने सारंगढ़ मंडी परिसर में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया गया और लाभार्थियों को शासन की योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम नागरिक उपस्थित रहे। सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं
उसी क्रम में आज सारंगगढ़ जिले में भी आज ये सेवा पखवाड़ा का आयोजन था और आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती भी है। उनको हम सब स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और हमारी सरकार पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी को जो बताए मार्ग है उस पर चल करके छत्तीसगढ़ को सुशासन बनाने की दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु साय जी काम कर रहे हैं। वहीं इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और कुसुम योजना का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर योजना के प्रचार वाहनों को रवाना किया, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता फैलाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह के साथ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल, महापौर मधुसूदन यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष और कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का उत्पादन संभव होगा। वो एक सब्सिडी जो राज्य सरकार देती है और केंद्र सरकार देती है, उसका यदि लाभ आम उपभोक्ताओं को यदि दें तो उसे बिजली की बचत भी होगी और जो ज़्यादा बिजली होगा उसको CPDCL या विद्युत विभाग उसको खरीदती है। इसमें रूफटॉप पैनल लगाने में 3 प्रकार की योजनाएं हैं, 300 यूनिट तक के बिजली में उसको लाभ मिले। इधर बिलासपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी शामिल हुए। इस दौरान वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में टैक्स का आतंक था, जिसे बीजेपी सरकार ने सरल किया। तो वहीं आस्था के नाम पर गरबा और दूसरे कार्यक्रम में 1 से 1.5 लाख रुपए में बिकने वाले पास पर मंत्री ने कहा कि GST की टीम लोगों पर कार्रवाई करेगी। तो देखिए, नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है और ऐसे में आज नवरात्र का 5वां दिन है, लेकिन तिथि के अनुसार आज चतुर्थी तिथि है और आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना धूमधाम से की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देश में 9 दिनों तक चलने वाला पावन त्योहार नवरात्रि इस समय पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है और इस दौरान मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज नवरात्र का 5वां दिन है, लेकिन चतुर्थी तिथि है और इस अवसर पर मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और कहा जाता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरी सृष्टि की रचना कर दी थी और इसीलिए उन्हें ब्रह्मांड की सृजनकर्ता भी माना जाता है। कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर डाली। भक्तगण आज विशेष रूप से सूरजमुखी के फूल और मालपुए का भोग लगाकर मां को प्रसन्न करते हैं और तमाम जो माता मंदिर है वहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन अर्चन कर रहे हैं, मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं और कई जगहों पर दीप जलाए जा रहे हैं। दुर्गा पंडालों में भी विशेष आकर्षण देखने को मिल रहा है और वहां पर भी भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है और हर मंदिर में माता का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। इधर गौरेला पिंजरा मरवाही जिले में नवरात्र की भक्ति ने आस्था का विशाल रूप ले लिया। शक्तिपीठ धाम गिरारी से शुरू हुई 501 मीटर लंबी मनोकामना चुनरी यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने पैदल चलते हुए शीतला मंदिर, राजमहल, गढ़ी मंदिर और दुर्गा चौक से होते हुए दुर्गा मंदिर पिंजरा तक मां दुर्गा के जयघोष किए और इस भव्य आयोजन का उद्देश्य न केवल मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना था, बल्कि सनातन धर्म, नशा मुक्ति और शाकाहार जैसे मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना भी था। क्षेत्र की, इस जिले की कुल देवी के रूप में
राजमहल में काली माँ विराजमान है और सारे क्षेत्र के लोग मिलके गिरारी धाम से वहाँ पे दुर्गा जी का जो धाम है वहाँ से महानंद जी महाराज के नेतृत्व में, आदरणीय कामता महाराज जी के नेतृत्व में क्षेत्र के हजारों लोग राजमहल परिसर में स्थित काली माँ के मंदिर में चुनरी अर्पण करने जा रहे हैं। पेंड्रा राजघराने की जो कुल देवी है वो माँ काली है और इस पूरे क्षेत्र में गढ़ी का और माँ काली जी की विशेष कृपा है और लोगों की आस्था है। ये चुनरी जो है पूरे जीपीएम गौरेला पेंड्रा जिले के हजारों व्यक्ति मिल करके सामूहिक चुनरी यात्रा हमारे राजा उपेंद्र बहादुर सिंह की नेतृत्व में और आदिशक्ति दुर्गा मंदिर गिरारी के पीठाधीश्वर महानंद जी के नेतृत्व में ये चुनरी यात्रा होने जा रही है। खबर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से है, जहां पर वनांचल क्षेत्र में स्थित जनकपुर घाघरा सीतामढ़ी आश्रम से एक विशेष पदयात्रा शुरू हुई। आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी रामचंद्र शरण महाराज ने गौ रक्षा जन जागरण पदयात्रा का नेतृत्व किया और ये पदयात्रा सीतामढ़ी से शुरू होकर रायपुर तक जाएगी, जहां स्वामी रामचंद्र शरण महाराज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करेंगे। वे गौ रक्षा के लिए प्रभावी उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के संयोजक स्वामी रामचंद्र शरण महाराज ने यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा का संदेश हर नागरिक तक पहुंचाना है। हमारी यात्रा से सीतामढ़ी धाम से लेके रायपुर छत्तीसगढ़ राजधानी तक जारी है और इसमें इस यात्रा के दौरान सभी नज़दीकी गांव शहर में जाके जितने हमारे मार्ग में पड़ेंगे गांव से हर जगह जाके लोगों से इस नवरात्रि के पावन अवसर पर हम एक उपासना और के संकल्प लेवाना चाहेंगे। माता की गौ माँ की उपासना का संकल्प लेवाने की